किसने सोचा था एक कंपनी जहां पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, एक कंपनी जिसका नाम है, जिसका रुतबा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसकी धाक है, उस कंपनी में यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोप लगेंगे। एक कंपनी जहां पर देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, एक धर्म को नीचा दिखाया जाएगा, और ये सब हुआ वहां की एचआर की नाक के नीचे। हम बात कर रहे हैं नासिक की टीसीएस कंपनी की बीपीओ सेंटर की, जहां के नर्क लोग ने वहां पर काम करने वाली कई लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना दिया। ये प्रदर्शन नासिक की उन मासूम लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए हुआ जिनका शोषण हुआ, जिन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिनकी आवाज को दबाया गया और पल पल तिल तिल कर मारा गया। धर्मांतरण भी करवाना और महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी करवाना, ये कुछ मुस्लिम लोग जो है वो करते हैं। जिनको इस देश में रहना है उनको संविधान को देखना होगा। नासिक में टीसीएस के बीपीओ सेंटर में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला खतरनाक मोड़ ले चुका है। जैसे जैसे परत उतर रही है, सन्न करने वाली सच्चाई सामने आ रही है। इस पूरे मामले के तार ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जुड़ रहे हैं। नासिक का ये धर्मांतरण का मामला जो है वो काफी बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। यही वजह है कि नासिक पुलिस ने इस पूरे धर्मांतरण के काले खेल की जानकारी महाराष्ट्र एटीएस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसी एनआईए को भी दे दी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने भी अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी है और ये जांच की जा रही है कि आखिरकार धर्मांतरण के इस खेल के पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा था और किसके इशारे पर इतनी बड़ी कंपनी में धर्मांतरण का काला खेल चल रहा था। शक है कि लड़कियों को मलेशिया में बेचा जाने वाला था, यानी नासिक के नर्कलोक में फंसे कर्मचारियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। इन सब केसेस में कोई बाहर का संगठन है क्या, या कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका कोई फंडिंग बाहर से हुआ है, या जैसे कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं इंटरनेशनल इसकी कोई लिंक है क्या? तो इस सब की जांच पुलिस कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट में इमरान नाम के एक आदमी का नाम सामने आया है, जिसका मलेशिया से संबंध बताया जा रहा है। जांच में जुटी टीम को शक है कि वो एक प्रीचर यानी एक ऐसा शख्स हो सकता है जो लोगों को बरगलाता था। सूत्र कह रहे हैं कि इमरान को वीडियो कॉल के जरिए कंपनी के कर्मचारियों से मिलवाया गया था। शक है कि इन कॉल्स के दौरान वो कर्मचारियों को विदेश जाकर ऊंची सैलरी वाली नौकरी और अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में बताता था। ये तो इस मामले से जुड़ा सिर्फ एक और सबसे नया पहलू है। आगे आपको नासिक के नर्कलोक की ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कि कॉर्पोरेट ऑफिस को सुरक्षित और प्रोफेशनल माहौल के लिए जाना चाहता है, लेकिन अगर इसी माहौल में यौन शोषण, जबरन धर्मांतरण के आरोप सामने आने लगे तो यह मामला किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं रहता है। नासिक का केस इसी सच को बेपर्दा करता है। नासिक की बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के बीपीओ यूनिट में कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण और रेप हुआ। मई 2025 की बात है। मैंने सोमवार का व्रत रखा था। तभी तौसीफ अतार पास आया और मेरी टेबल पर रखी महादेव की मूर्ति देखकर बोला कि क्या ये सच में भगवान है। वो अक्सर हिंदू धर्म और देवी देवताओं का मजाक उड़ाता था। हम एक टीम में नहीं थे, फिर भी वो मेरे पास आता और निजी जिंदगी के बारे में बातें करता। पूछता कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो ऑफिस की लड़कियों को सिर से पैर तक घूरता और आंख मारता। मैंने सीनियर से शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा।
सन्न करने वाला ये बयान नासिक टीसीएस केस की उस 25 साल की पीड़ित का है, जिसकी शिकायत के बाद नासिक पुलिस ने टीसीएस के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित का यह बयान तो महज एक ट्रेलर है, क्योंकि इस मामले की पीड़ित ने और भी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जांच में एक दूसरी पीड़ित ने कहा है कि 24 जून 2025 को मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया। रजा मेमन का मेरी ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो मेरे पास आकर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते, कहते थे कि पति के साथ क्यों नहीं रहती, हनीमून पर कहाँ गई थी। रजा मेमन के साथ शाहरुख कुरैशी भी था। एफआईआर दर्ज करवाने वाली एक और पीड़ित का बयान भी सुनिए। मैं दिसंबर 2024 में ऑफिस में थी, तब शफी शेख काम के बहाने पास आकर बैठ गया और जानबूझकर मेरे पैर से पैर रगड़ने की कोशिश करने लगा। फिर मेरा कीपैड इस्तेमाल करने के बहाने गलत तरीके से छुआ। मैंने कुर्सी दूर कर ली तो हंसते हुए चला गया। नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी ने इस पूरे मामले में 7 लोग को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 6 टीसीएस के टीम लीडर हैं, यानी कि वो इंसान जो अपनी पूरी टीम को लीड करते थे। और पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि ये सभी के सभी आरोपी पीड़ितों को और कहीं नहीं बल्कि टीसीएस के छत पर ही नमाज पढ़ने के लिए उनके ऊपर लगातार दबाव बनाते थे, और जो लोग उनकी बातें नहीं मानते थे उन्हें नौकरी से बाहर निकालने की धमकी भी देते थे। पीड़ितों की शिकायत है कि महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ होती थी और उन पर अश्लील और भद्दे कमेंट भी किए जाते थे। सीनियर्स अपने पद का दुरुपयोग करते थे और कर्मचारियों का यौन शोषण करते थे। आरोप है कि कर्मचारियों पर इस्लाम अपनाने, नमाज पढ़ने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाया जाता था। एक पीड़ित ने दावा किया है कि उसके पिता की बीमारी के समय उससे कहा गया कि धर्म परिवर्तन से वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना और जबरदस्ती बीफ खिलाने की कोशिश करना भी आरोपों की लिस्ट में शामिल है। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने कहा है कि आरोपी एक संगठित गैंग की तरह काम करते थे, जो 18 साल से 25 साल की नई महिला कर्मचारियों को निशाना बनाते थे, उनको अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनका यौन शोषण करते थे। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात तो यही है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस को 40 दिन तक अंडर कवर ऑपरेशन चलाना पड़ा, जो अपने आप में एक टफ टास्क था। लेकिन जैसे जैसे इस कांड की सच्चाई सामने आई, इसने पूरे आईटी सेक्टर को हिलाकर रख दिया। अब तक इस पूरे मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और इस पूरे मामले को लेकर व्यापक जांच भी जारी है। लेकिन पीड़ितों ने ऐसी सच्चाई बयां की है, ऐसा दर्द बयां किया है, जिसने पूरे कॉर्पोरेट कल्चर को कलंकित कर दिया। तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शफी शेख, ये वो नाम है जिन्होंने नासिक की कॉर्पोरेट कंपनी को नरकलोक बना दिया। लेकिन इस केस की मुख्य आरोपी दबंग मैम यानी कि निदा खान अभी भी फरार है। निदा खान कितनी शातिर थी और पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपना रही थी, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि नासिक में टीसीएस कंपनी में चल रहे धर्मांतरण के खेल को पुलिस ने कैसे पकड़ा। नासिक सिटी पुलिस और एसआईटी ने फरवरी में मिली शिकायत के बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया। 7 महिला पुलिस कर्मियों को बीपीओ यूनिट में अलग अलग भूमिकाओं में तैनात किया गया। कुछ ने तो हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर एंट्री ली, क्योंकि इससे हर फ्लोर और प्रतिबंधित जगहों तक पहुंच बनाई जा सकती थी। ऑपरेशन के दौरान पुलिस कर्मियों ने टीसीएस के आला अधिकारियों पर अपनी पैनी नजर बना के रखी थी, खासकर उस समय जब ये अधिकारी अनऑफिशियल मीटिंग क्या करते थे, वो लोग क्या बातचीत करते थे और किस तरह से बिहेव करते थे। ये सारी जानकारी पुलिसकर्मी धीरे धीरे इकट्ठा करने लगे। बाद में जब पूरी जानकारी इकट्ठा हो गई तो पुलिसकर्मियों ने ये सारी बातचीत और डिटेल जो है अपने सीनियर आला अधिकारी को दी, जिसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया। जांच के दौरान भी सामने आया कि कुछ मामलों में शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसी बीच एक आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में एक अहम तस्वीर मिली, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया और पहले से जुटाए गए सबूतों को मजबूत कर दिया। क्योंकि मोबाइल से मिली तस्वीर ने इस कथित पैटर्न और आरोपों की पुष्टि कर दी, जिसके बाद एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज हुई। मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ने लगी, एक्शन होने लगा इस पूरे मामले में।
कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें एक सीनियर एचआर भी शामिल था। इनमें एचआर निदा खान पर भी कई उंगलियां उठी हैं। निदा खान जो एचआर हैं, जिनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, उस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और कहा यही जा रहा है कि निदा खान ही इस कांड की मास्टरमाइंड थी। दबंग मैडम निदा खान को लोग दफ्तर में इसी नाम से जानते थे। नासिक कांड में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, निदा उनमें से एक है। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा चर्चा एचआर मैनेजर निदा खान की हो रही है। कहा जा रहा है कि साथी कर्मचारी उसे दबंग मैम कहकर बुलाते थे, क्योंकि ऑफिस के अंदर उसका प्रभाव इतना था कि सभी उससे डरते थे। निदा पर आरोप है कि उसने पीड़ित कर्मचारियों की शिकायत को नजरअंदाज किया। यह तक कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं। कहा जा रहा है निदा खान के इसी रवैये की वजह से नासिक कांड में समय पर एक्शन नहीं लिया गया। धर्मांतरण के इस काले खेल में एक लेडी डॉन भी है, जिसका नाम है निदा खान। निदा खान को नासिक पुलिस और एसआईटी कई दिनों से खोज रही है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। बताया जा रहा है कि उसकी आखिरी लोकेशन मुंबई से सटे भिवंडी में पाई गई थी, जिसके बाद नासिक पुलिस की 3 से 4 टीमें उन्होंने भिवंडी में भी छापेमारी की, लेकिन निदा खान का कुछ भी अता पता नहीं लगा। निदा खान ने टीसीएस में फरवरी में ही नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद वो पर्दे के पीछे से धर्मांतरण का पूरा काम कर रही थी और उसका रोल होता था कि जो भी महिलाएं टीसीएस में काम कर रही हैं उन्हें इस्लाम के लिए आकर्षित करना और नमाज और जो भी दूसरी चीजें इस्लाम से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दें, ताकि पीड़ित महिला आसानी से कन्वर्जन हो सके। फिलहाल पुलिस निदा खान को ढूंढ रही है। उसकी आखिरी लोकेशन मुंबई में मिली थी। इसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। हाँ, सूत्रों ने खबर जरूर दे दी कि निदा खान अग्रिम जमानत लेने के चक्कर में है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लेडी डॉन निदा खान ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हर संभव वो कोशिश कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि निदा खान ने एंटीसिपेटरी बेल भी अप्लाई कर दी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि निदा खान ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने परिवार वालों को कहा है कि वो प्रेग्नेंट है और मेडिकल ग्राउंड पर एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई किया जा सके, ताकि उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल सके और वो नासिक पुलिस की गिरफ्त से कुछ दिनों के लिए बच सके। इस पूरे केस में जो एफआईआर दर्ज की गई, उनमें निदा खान पर गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि निदा खान महिलाओं को इस्लामी परंपराओं के हिसाब से कपड़े पहनना सिखाती थी। कुछ पीड़ितों का कहना है कि निदा खान सलाह नहीं देती थी, बल्कि दबाव बनाती थी। एक महिला कर्मचारी ने बताया है कि वो बताती थी कि बुर्का कैसे पहना जाता है। मतलब इन आरोपों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निदा खान ही नासिक के नरकलोक की कर्ता धर्ता थी। उस पर जो आरोप लगे, उनके आधार पर तो यही शक है कि वो जानबूझकर शिकायतों की अनदेखी करती थी और एचआर की नाक के नीचे कर्मचारियों का शोषण होता था। इन आरोपों की वजह से निदा खान पर गाज गिरी। टीसीएस ने निदा खान को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन लेटर की चिट्ठी भी आ गई है। यही नहीं, टीसीएस की ओर से बयान आया है कि कंपनी किसी भी तरह के उत्पीड़न और दबाव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है। कंपनी के मुताबिक कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और जैसे ही नासिक मामले की जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई की गई। ये बहुत गंभीर घटना है। मैं टीसीएस को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसका बहुत कड़ाई से संज्ञान लिया है और उनके जो प्रमुख है उन्होंने भी एक प्रकार से इसकी पूरी निंदा की है। पुलिस को पूरा साथ दे रहे हैं और इसके जड़ों तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों यानी जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोप सामने आते ही वो सभी कर्मचारी नप गए जिन पर इस कांड में शामिल होने के आरोप लग रहे थे। एक एक करके सबूत सामने आने लगे, जिनमें कई वीडियोस और तस्वीरें भी शामिल हैं। नासिक कांड के मुख्य आरोपियों में से एक तौसीफ अत्तार का ये वीडियो उसके खिलाफ बड़ा सबूत कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा बताया गया कि वीडियो में तौसीफ ने जिसे टोपी पहनाई वो पीड़ित है और इसी तरह के झांसे में लेकर उसने नासिक में
टीसीएस की बीपीओ यूनिट के कई कर्मचारियों का धर्मांतरण करवाया। हालांकि तौसीफ अत्तार के पिता ने उस पर लगे आरोप मानने से इनकार कर दिए हैं। पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, ये जो भी चल रहा है ये सब गलत है। इसमें मेरे बच्चे का और भी सभी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इनको सबको ये प्री प्लान करके इनको एक फंसाया गया है। तौसीफ हो या फिर निदा या फिर नासिक कांड में गिरफ्तार हुए दूसरे आरोपी, इन सभी पर इतने गंभीर आरोप लगे कि कॉर्पोरेट फील्ड में तहलका मच गया। एक्शन पर एक्शन हुए। पुलिस उन जगहों पर पहुंची जहां पीड़ितों को ले जाने की शिकायत मिली थी। इस केस में जिसने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में अपना एफआईआर रजिस्टर करवाया था, ये कह के कि दानिश ने उसको जो है सेक्सुअली मोलेस्ट, असॉल्ट और रेप किया था, वो दोनों इसी रिसोर्ट में जब ये मामला सामने नहीं आया था तभी आए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि दोनों जब यहाँ पे आए थे तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ और बाकी डिटेल जो सबमिट की थी उसको नासिक पुलिस ने यहाँ से सीज़ किया है, रजिस्टर को यहाँ से सीज़ किया है और उसके अलावा यहाँ के सीसीटीवी फुटेज जो है वो नासिक पुलिस यहाँ से लेके गई है। ये जो है नासिक पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसी पार्ट में जो है नासिक पुलिस सिर्फ यहाँ से ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से जो अक्यूज या विक्टिम से इन्वॉल्व हो वहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस उठा रहे हैं। इस मामले में टीसीएस कंपनी ने आनन फानन में एक्शन भी लिया, लेकिन मामला तूल पकड़ता गया। नेताओं ने भी इस मुद्दे पर जोर शोर से बयान दिया। कुछ आरोपियों पर बरसे तो कुछ ने नाप तोल कर बात की। मी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी त्या सगळ्या हिंदू बहिणींना विश्वास देतो किंवा ज्या ज्या कंपनीमध्ये आताही अशा पद्धतीचा अगर कॉर्पोरेट जिहाद होत असेल तर आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो या सगळ्या जिहाद्यांपर्यंत आम्ही पोहोचू आणि प्रत्येकाला आम्ही मिट्टी में मिला देंगे। ये हालत सभी जिहादी के हम करने वाले हैं। एका जिहादाला आम्ही सोडणार नाही। नासिक में इस धर्मांतरण कांड के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। कुल मिलाजुलाकर नासिक के नर्कलोक की चर्चा हर जगह हुई, क्योंकि किसी कॉर्पोरेट कंपनी में इस तरह की घटना होने का आरोप लगना मामूली बात नहीं है, वो भी तब जब खुद एचआर मैनेजर मुख्य आरोपी हो।